Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about India-France ties. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो देखिए हाल फिलहाल में The seventh edition of India-France Joint Military Exercise, named Shakti, started in Umroi region of Meghalaya. So, this is one of the several events that have happened in recent times that indicates कि India and France have developed a close proximity. दोनों देश काफी करीब आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पिछले साल आप देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया था चीफ गेस्ट एट बैस्टील डे परेड इन फ्रांस. जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होते हैं, वैसे ही फ्रांस के अंदर बैस्टील डे परेड सेलिब्रेशन होते हैं. और बैस्टील डे इज एसोसिएटेड विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो बैस्टील डे परेड जो सेलिब्रेशन हुए फ्रांस में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया चीफ गेस्ट. और फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 में भारत ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया. दोनों ही देशों ने होराइजन 2047 एग्रीमेंट साइन किया है विच लेज डाउन फ्यूचर रोड मैप ऑफ इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेशन फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स. तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इंडिया एंड फ्रांस हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस और प्रॉक्सिमिटी इन करेंट टाइम्स. इसी कारण से मुझे लगता है कि इंडिया फ्रांस रिलेशंस पे सीधा सीधा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है. तो हम लोग देखेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बारे में और फिर एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे. तो इंडिया फ्रांस के बीच में सेवरल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंस देखा जा रहा है. तो डिफेंस और सिक्योरिटी एरिया में एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस देखा जा सकता है. फ्रांस हैज इमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर इन लास्ट 5 years. 2017 to 2021-22 में फ्रांस हैज बीन द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर फॉर इंडिया. इट हैज बीन सेकेंड ओनली टू रसिया. तो रसिया अभी भी, चूंकि ट्रेडिशनली रसिया के साथ हमारे जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं सिंस कोल्ड वॉर एरा. 1971 में इंडिया और यूएसएसआर ने फ्रेंडशिप अग्रीमेंट भी साइन किया था. उसके बाद से डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग काफ़ी ज़्यादा रसिया से इंपोर्ट करते रहे हैं. तो दैट इज़ द रीजन वाई रसिया स्टिल रिमेन्स आवर लार्जेस्ट आर्म सप्लायर. But second number पे France has come. The major military equipments that have been imported from France by India are Rafale and Mirage fighter aircraft, Scorpion submarines. उसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेस वरुणा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के नेवी के बीच में कराई जाती है. गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में. एंड शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में कराई जाती है. और वही शक्ति एक्सरसाइज का 7वां एडिशन हाल फिलहाल में शुरू हुआ है इन उमरोई रीजन ऑफ मेघालय. तो ये पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. दूसरा स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन. फ्रांस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट ऑफ सम ऑफ आवर स्ट्रैटेजिक गोल्स. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है यूएनएससी रिफॉर्म्स. तो फ्रांस हैज बीन अ वोकल सपोर्टर ऑफ इंडियाज इंडक्शन इन यूएनएससी एज ए परमानेंट मेंबर. तो वहां पे भी फ्रांस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. तीसरा जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विच इज गाइडेड बाय द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, वो होगा जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स. तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए फ्रांस का, तो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से निकल करके दिखता है इन द इंडो पैसिफिक रीजन. उसी इंडो पैसिफिक रीजन में आपको बार बार मैंने बताया है कि साउथ चाइना सी में चाइना हैज बीन asserting its aggressive claim in unilateral fashion. मतलब 9 डैश लाइन 10 डैश लाइन फोर्सफुली ड्रॉ करके चाइना एक अग्रेशन दिखा रहा है साउथ चाइना सी में. और इसी कारण से दुनिया के सारे देश जो हैं दे आर अलार्म्ड बाय चाइनाज अप्रोच इन साउथ चाइना सी. और उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और फ्रांस ने मिल करके एक स्टेटमेंट रिलीज किया है where they have said कि Indo-Pacific region should be guided by rule-based order. It should not be unilaterally
are dominated by a particular country or group of powers. तो बिना चाइना का सीधा सीधा नाम लिए द इंडो पैसिफिक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस हैज given an indication that both countries are on the same page as far as China's aggression in South China Sea is concerned. That means both countries do not agree with China's approach in South China Sea. तो यह है geopolitical convergence of India and फ्रांस स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये सारी चीजें कैसे लिखी जाती हैं वो सब आप नोट्स की मदद से समझ सकते हैं. इतनी सारी बातें एक या दो लाइन में कैसे लिखते हैं. उसके अलावा France has been an important partner in strengthening India's footprint in Indian Ocean. देखिए, भारत का एक मुख्य स्ट्रैटेजिक गोल है इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी को सबसे पावरफुल बनाना और इंडियन ओशन को बेसिकली इंडियन नेवी का बैकयार्ड बनाना. तो उसके लिए फ्रांस हैज बीन सिग्निफिकेंट बिकॉज फ्रांस के कुछ आइलैंड्स हैं इन द इंडियन ओशन. फॉर एग्जाम्पल रीयूनियन आइलैंड. एंड इंडिया has deployed some of its Indian Air Force planes on Reunion Island because of its strategic understanding with France. So it is a good example of geopolitical collaboration with France in Indian Ocean, especially with stationing of Indian Air Force plane at Reunion Island. उसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो हाल फिलहाल में भारत ने अपना यूपीआई जो पेमेंट ऐप है उसको लॉन्च किया है इन फ्रांस. तो अब वहां पे फ्रांस में आप यूपीआई की मदद से सीधा सीधा रुपए में ही पेमेंट कर सकते हैं. तो यूपीआई विल बी नाउ फंक्शनल इन फ्रांस. आप जिस तरीके से भारत में यूपीआई चलाते हैं वैसे ही आप अब फ्रांस में भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो सेलर होगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा इन यूरोस, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा इन रुपी. तो दिस इज हाउ UPI interface has been created for conversion purpose also, not just payment. UPI नॉर्मली पेमेंट के लिए होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. फ्रांस के अंदर इस तरह से यूपीआई लॉन्च किया गया है कि वो कन्वर्जन प्लस पेमेंट कर देगा, कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू यूरो प्लस पेमेंट भी कर देगा. फ्रांस इज इंडियाज 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर. उसके अलावा दोनों देश सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में एंगेज हो रहे हैं. France is helping India to develop one of the world's largest nuclear park in Jaitapur, Maharashtra. उसके अलावा फ्रांस इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया टू डेवलप ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, जैतापुर वाली बात तो आप समझ गए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में. उसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में समझ जाइए. देखिए, जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उनके लिए आप बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते. तो छोटे छोटे टाउनशिप एरियाज में आप छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये रिलेटिवली सेफ भी होते हैं ऑपरेट करने के लिए. प्लस इनके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन विसिनिटी ऑफ द सिटी. तो लंबे डिस्टेंस तक अगर एनर्जी ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर इस कारण से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होंगे. बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ दिक्कत क्या होता है कि शहरों से काफ़ी दूर इनको लगाना पड़ता है. तो इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में भी काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है. उसके अलावा स्पेस कॉपरेशन में भी भारत की इसरो फ्रांस की CNES के साथ एक डॉक्यूमेंट उन्होंने अडॉप्ट किया है, ज्वाइंट विजन फॉर स्पेस कॉपरेशन. उसके अलावा इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर आर वर्किंग. इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNS टुगेदर आर वर्किंग ऑन ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन तृष्णा. बट देर आर सम स्टिकिंग पॉइंट्स ऑल्सो, सम कंसर्न्स ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया फ्रांस रिलेशंस. सबसे पहला है IPR इशूज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशूज. IPR के अंदर कई सारे तरीके की चीजें आती हैं जैसे कॉपीराइट्स, उसके अलावा आते हैं पेटेंट्स. तो जो फ्रांस की कंपनियां हैं उनका कहना है कि भारत के अंदर उन कंपनियों के जो भी टेक्नोलॉजी है, पेटेंट्स इज बेसिकली गिवन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. समडे एल्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट. आई जस्ट होप कि जो स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं इस बार
उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईपीआर का कॉन्सेप्ट पता है, राइट। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनको तो आगे मैं फिर सिखा ही दूंगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मोटा मोटा मैं याद करा दूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज क्रिएशन ऑफ माइंड। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे लिटरेरी प्रोडक्ट हो गया। अब लिटरेरी प्रोडक्ट एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इस जैसे कि बुक्स, पोएम, सॉन्ग्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट्स दिए जाते हैं। एक बार अगर आपको अपने लिटरेरी प्रोडक्ट के लिए मिल गया कॉपीराइट, तो फिर कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है विदाउट योर परमिशन। ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ माइंड। और टेक्नोलॉजी एक बार आपने डेवलप करा दी तो उसको अगर प्रोटेक्टेड रखना है ताकि कोई और उसका कॉमर्शियल यूज ना करे, तो आपको टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराना होता है। वंस यू हैव पेटेंटेड इट, देन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, इफ इट हैज टू यूज द सेम टेक्नोलॉजी फॉर कॉमर्शियल पर्पस, इट मस्ट सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम यू। तो फ्रांस की कंपनियों का कहना है, कई सारी कंपनियां हैं, कि उनकी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर सीधी सीधी कॉपी कर ली जाती है। भारत के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्ट्रांग तरीके से नहीं होता है प्रैक्टिस। उसके अलावा स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, वो काफी लंबे समय से रुका हुआ है, उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। दोनों देशों के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हो पाया है। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए नहीं साइन हो पा रहा है क्योंकि फ्रांस इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक मोटा मोटा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है काफी लंबे समय से, जिसका नाम है BTIA, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। और यहाँ पे काफी समय से ये BTIA साइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूरोपियन जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, वो चाहता है कि भारत अपने देश के अंदर यूरोपियन ऑटोमोबाइल्स की एंट्री के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को काफी ज्यादा घटा दे। यूरोपियन जो वाइन है, शैंपेन वगैरह, उसके ऊपर ड्यूटी काफी घटा दे। तो ये सब कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिस कारण से BTIA साइन नहीं हो पा रहा है। तो सिंस फ्रांस इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के साथ BTIA नेगोशिएट कर रहा है, जो एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द टू साइड्स। तो इसी कारण से फ्रांस इंडिविजुअल लेवल पर आगे बढ़ करके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है। सो दिस इज व्हाई द ट्रेड पॉसिबिलिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज आर स्टिल क्वाइट लिमिटेड। इट कैन गो मच हाइयर। उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एरियाज पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोनों देशों के जो व्यूज हैं वो डाइवर्जेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस हैज ओपनली क्रिटिसाइज रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन, बट इंडिया ने एक तरीके का न्यूएंस्ड या बैलेंस्ड अप्रोच रखा है ऑन दिस मैटर। अब मेंस में कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? इंडिया हैज फाउंड अ रिलायबल यूरोपियन पार्टनर इन फॉर्म ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को आपको पहले जस्टिफाई करना होगा कि व्हाई फ्रांस इज एन इंपॉर्टेंट रिलायबल पार्टनर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ चैलेंजेस ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस। तो फ्रांस भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलायबल पार्टनर, उसके लिए कुछ फैक्ट्स लिखिए। 1998 में दोनों ही देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। हाल फिलहाल में होराइजन 2047 एग्रीमेंट दोनों ने अडॉप्ट किया है, लेइंग डाउन फ्यूचर रोड मैप ऑफ कोलैबोरेशन इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। उसके अलावा PM Modi was chief guest in Bastille Day parade. French President Emmanuel Macron was chief guest in Republic Day celebration in 2024. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया हैज फाउंड फ्रांस एज अ रिलायबल यूरोपियन पार्टनर। बट कुछ फिर भी अगर देखा जाए कि पॉसिबल एरियाज जहां पे और ज़्यादा कन्वर्जेंस हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आप ये सारे पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्टिकिंग एरिया, चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया फ्रांस रिलेशंस, वो भी लिख सकते हैं, ये 4 जो मैंने डिस्कस किए। तो यहाँ पे तो आप सीधा सीधा अबोव मेंशन पॉइंट्स लिख सकते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस में। वे फॉरवर्ड में आप लिख दीजिए कि बोथ कंट्रीज शुड move forward and sign an agreement on migration and mobility so that it ensures smooth movement of state students, graduates, and professionals from one country to another. Early conclusion of free trade agreement with European Union, जिसका नाम है BTIA, and expedition on stalled projects like जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट, ये सब जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट किए जाए।
The next topic is about smart city mission. This topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसको साल 2015 में स्टार्ट किया भारत सरकार। इस मिशन के अंतर्गत भारत के 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्पिटिशन नोन एज स्मार्ट सिटी चैलेंज, और उन 100 सिटीज को फिर डेवलप किया जाना था इनटू स्मार्ट सिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2015 टू 2020। वो बात अलग है कि स्मार्ट सिटी मिशन में कहीं भी ये नहीं डिफाइन किया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मिशन के वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि देयर कैन नॉट बी एनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ स्मार्ट सिटी and the concept of smart city will vary from city to city. तो what exactly will be a smart city वो डिफाइन नहीं किया गया है, बट 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अ चैलेंज कि आप ये बेसिक चीजें करके दिखाएं, सैनिटेशन ठीक करके दिखाएं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 6, 7, 8 मंथ स्मार्ट सिटी चैलेंज कराया गया, उसके बेसिस पे 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया और अब इन 100 सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, किया जा रहा है in order to ensure decent quality of life of inhabitants of these cities। तो यही है मकसद स्मार्ट सिटी मिशन का। इसके अंतर्गत एडिक्वेट वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन के प्रोविजंस, अर्बन मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन द अर्बन एरियाज, ये जो सिटी बस वगैरह चलती हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, ई गवर्नेंस, ये सब चीजें लाई जाएंगी। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके स्मार्ट सिटी मिशन रन करेंगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है, एरिया बेस्ड इंटरवेंशन एंड पैन सिटी बेस्ड सॉल्यूशन। एक, किसी सिटी के अंदर कुछ कुछ एरियाज में कुछ चीजें बिल्ड की जाएं, तो उस कंपोनेंट को कहा जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एरिया बेस्ड इंटरवेंशन। इसके अंदर आता है सिटी रिन्यूएबल प्रोग्राम, तो कहीं कहीं पे कुछ डेवलपमेंट कर दिया, कोई पार्क बना दिया, कहीं पे मान लीजिए कोई फाउंटेन बना दिया। रेट्रोफिटिंग सिटी इंप्रूवमेंट, मतलब रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को वापस से ठीक करना। तो रेट्रोफिटिंग का एग्जांपल जैसे हो गया कि बस स्टैंड को थोड़ा सा और अच्छा बना दिया लाइट वगैरह लगा करके, दैट इज एग्जांपल ऑफ रेट्रोफिटिंग। और फिर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब कोई ऐसा एरिया जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे जाकर के कुछ बढ़िया स्ट्रक्चर बना दिया, शॉपिंग मॉल बना दिए या कुछ और बना दिया, जैसे बस स्टैंड बना दिया, रोड बना दिए। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट को कहा जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स विच हेल्प इन सिटी एक्सटेंशन, सिटी को बढ़ाने में मदद करता है। दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स आर दोज जहां पे आप कुछ डेवलप करते हैं ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आर दोज जहां पे पहले से कुछ भी नहीं है, आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पे बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक तो होगा एरिया बेस्ड इंटरवेंशन, जैसे कहीं कुछ कुछ चीजें बना दी गई। दूसरा होगा पैन सिटी बेस्ड सॉल्यूशन, पूरे सिटी के लिए एक साथ सॉल्यूशन। उसमें कैसा है, आईटी बेस्ड ई गवर्नेंस सर्विसेज, जैसे पूरे शहर भर में कैमराज लगा दिए गए, कैमरा की मदद से पुलिस जो है पूरे शहर भर में सर्विलेंस कर रही है। वेस्ट मैनेजमेंट, तो पूरे शहर के सीवर लाइन को क्लीन किया गया, कनेक्ट किया गया। वाटर मैनेजमेंट, पूरे शहर के अंदर वाटर सप्लाई को इंश्योर कराना। एनर्जी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्मूथ तरीके से चलते रहे इसलिए प्रॉपर रेगुलेशन करना, सर्विलेंस करना। अर्बन मोबिलिटी, मतलब शहरों के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करना। एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तो ये सब आएगा अंडर पैन सिटी बेस्ड सॉल्यूशन। तो स्मार्ट सिटी के दो कंपोनेंट है, एरिया बेस्ड इंटरवेंशन एंड पैन सिटी बेस्ड सॉल्यूशन। अगर स्मार्ट सिटी में फंडिंग की बात की जाए तो सरकार ने टारगेट रखा था कि 2015 से लेकर के 2020 तक में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सरकार उम्मीद कर रही थी कि प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से आएगा अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर स्मार्ट सिटी इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो द इंप्लीमेंटेशन हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। एक डेटा याद कर लेते हैं, वैसे तो कई सारे डेटा है to prove that smart city mission implementation has not been very successful। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हिसाब से अबाउट 5151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने वाले थे
उसमें से सिर्फ 1600 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड सो फार। बट कुछ गुड एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि पुणे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी बॉन्ड्स रिलीज किए इन ऑर्डर टू रेज फंड्स, और उसकी मदद से कई सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाए गए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है पुणे मेट्रो। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया रेलवे मल्टी मॉडल हब, हाई टेक ट्रांसपोर्ट सिग्नल सिस्टम, अर्बन नॉलेज सेंटर अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये सब कुछ गुड एग्जांपल्स हैं ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, जैसे कि पुणे एंड भुवनेश्वर। बट एज यू नो, भारत के कई सारे शहर जो हैं एयर पॉल्यूशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दीज एग्जांपल्स, एयर पॉल्यूशन, ऑल सच थिंग्स प्रूव कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत डेवलप किए जाने थे, ऑल ऑफ देम एंड मोस्ट ऑफ देम आर considered as very polluted as per the pollution ranking released across the world। तो ये सब चीजें साबित करती है कि स्मार्ट सिटी मिशन बहुत कामयाब नहीं हुआ है। 1/3 के आसपास प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए हैं। कुछ एक शहर अच्छा कर रहे हैं, जैसे पुणे एंड भुवनेश्वर। तो आखिर स्मार्ट सिटी मिशन क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है? कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स रही स्मार्ट सिटी मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एज पर एक्सपर्ट्स इज विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ द सिटी। जो 100 सिटी सेलेक्ट किए गए ऑन कॉम्पिटिटिव मेथड ऑफ सिटी चैलेंज, दैट वाज फ्लॉड। देखिए, हमें शहरों को चुनना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी, कि कहाँ कहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये जो सिटी चैलेंज मेथड अडॉप्ट किया गया फॉर कंसीडरिंग 100 cities अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, दैट मेथड इटसेल्फ वाज फ्लॉड। उसके अलावा एक्सक्लूजनरी अप्रोच, देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एरिया बेस्ड इंटरवेंशन है और पैन सिटी बेस्ड सॉल्यूशन है। जो एरिया बेस्ड इंटरवेंशन है, उस तरह के अप्रोच ज्यादा है, उस तरह के प्रोजेक्ट ज्यादा लाए हैं। कि कहीं पे जाकर के कुछ बना दिया, कहीं पार्क बना दिया, कहीं कोई एरिया डेवलप कर दिया। जैसे गुवाहाटी के अंदर गांधी मंडप एरिया को डेवलप किया गया है अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन गुवाहाटी, बिकॉज गुवाहाटी इज वन ऑफ द 100 cities अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो अब देखिए, अब एक गांधी मंडप को डेवलप कर दिया, कहीं पे कुछ और डेवलप कर दिया, कहीं कुछ और डेवलप कर दिया। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 1% से ज्यादा एरिया डेवलप नहीं हुआ है अंडर स्मार्ट सिटी मिशन किसी भी सिटी में। सो दैट इज वाई स्मार्ट सिटी मिशन हैज फेल्ड, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूजनरी अप्रोच। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन इन दिस लाइन, एरिया बेस्ड इंटरवेंशन। लेसर प्रोजेक्ट्स हैव बीन इन दिस लाइन, पैन सिटी बेस्ड सॉल्यूशन। उसके अलावा प्राइवेट एंटिटीज का पार्टिसिपेशन काफी कम रहा। मैंने आपको कहा कि भारत सरकार उम्मीद कर रही थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नॉट मोर देन 5% ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हैज कम फ्रॉम पीपीपी रूट। उसके अलावा डाइकोटोमस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, देखिए स्मार्ट सिटी मिशन को सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि हर एक स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? एक कंपनी होती है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जिसको सरकार बनाती है विथ अ स्पेशल पावर एंड फंक्शन। और 100 स्मार्ट सिटीज के लिए 100 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए गए, और इनके अंदर फिर किसी ब्यूरोक्रेट को या तो फिर किसी प्राइवेट कंपनी के टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव को हेड बना दिया गया, और उसको काम दे दिया गया कि आप स्मार्ट सिटी मिशन को इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे गुवाहाटी के अंदर देयर इज ए गुवाहाटी एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इन गुवाहाटी। तो इससे हुआ क्या कि जो गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके पावर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत काफी लिमिटेड हो गए। मोस्ट ऑफ द पावर वेंट टू गुवाहाटी एसपीवी एज फार एज स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट इज कंसर्न। तो जब दो बॉडीज हो गए, गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन जनरल टेक केयर कर रहा है म्युनिसिपल एरिया का गुवाहाटी में, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन इंप्लीमेंट करने के लिए देयर इज गुवाहाटी एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, विच इज अ कंपनी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट फॉर स्पेशल पर्पस। इस केस में इट्स स्पेशल पर्पस इज टू इंप्लीमेंट स्मार्ट सिटी मिशन। तो इस तरीके से डाइकोटोमस गवर्नेंस हो गया। एरिया को देखने वाला, म्युनिसिपल एरियाज को मैनेज करने वाला जीएमसी, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन को इंप्लीमेंट करने वाला एक गुवाहाटी एसपीवी। तो डाइकोटोमस गवर्नेंस के कारण
तालमेल खराब हो गया, कोऑर्डिनेशन खराब हो गया, और जिस कारण से स्मार्ट सिटी मिशन हैज नॉट बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल सो फार। अगर गुवाहाटी के अंदर बात की जाए, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर बोरसोला बी लेक को डेवलप किया गया, बोरोली रिवर को डेवलप किया जा रहा है, बोरोली रिवर एरियाज को, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रंट, दीपोर बिल, इसको डेवलप किया जा रहा है। जबकि पैन सिटी के अंतर्गत स्मार्ट पोल्स, आईसीटी सिस्टम इंटीग्रेटर, मतलब आजकल आप देख ही रहे होगे ये जो जगह जगह पे आप देख रहे हो कि ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए गए हैं, ये सब स्मार्ट सिटी मिशन के ही अंतर्गत बनाए गए हैं गुवाहाटी में। तो आईसीटी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से, वो सब पैन सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा स्मार्ट सिटी में। बट गुवाहाटी एज ए स्मार्ट सिटी अगर इवैल्यूएट किया जाए तो आपको पता चल जाएगा, आप अगर रहते हैं गुवाहाटी में, तो कि अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम अभी भी है गुवाहाटी के अंदर, ड्रेनेज फैसिलिटी अभी भी खराब है। तो जब भी बारिश होती है अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दैट इज ए क्लियर कट इंडिकेटर कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम है इन गुवाहाटी सिटी। पावर सप्लाई जो है वो स्ट्रीमलाइंड नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट वी स्टिल फेस इन द सिटी, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि गुवाहाटी का जो स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट है वो अभी सक्सेसफुल होने में उसको वक्त लगेगा। अगर पॉलिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को इवैल्यूएट किया जाए, तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड करता है या काउंटर करता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। यू सी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड बेसिस फॉर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, बट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एसपीबी बनाए गए हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अलग काम करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी एरिया। SPV will have a top-down approach. It will directly take orders from the government and implement municipal projects. तो कहीं ना कहीं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पावर्स लिमिट किए गए हैं अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, इट is clearly violation of 74th constitutional amendment act of the constitution and it is a top down approach। पॉलिटी पर्सपेक्टिव से तो आप एक पॉइंट ये देख सकते हैं। दूसरा, यू कैन सी स्मार्ट सिटी मिशन में जो सिटी चैलेंज प्रोग्राम था एज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अलग अलग स्टेट्स के सिटीज के बीच में कंपटीशन करवाया गया कि भैया बताओ, अगर तुमको स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आना है और अपने सिटीज को स्मार्ट सिटी में डेवलप करवाना है तो ये कंपटीशन के थ्रू गुजरना होगा। तो ये जो सिटी चैलेंज प्रोग्राम रन कराया गया अंडर स्मार्ट सिटी मिशन इन ऑर्डर टू सेलेक्ट 100 स्मार्ट सिटीज, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, ये सब क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाया तो गया होगा ही पॉलिटी क्लासेस में, बट एक बार फिर से मैं यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ ताकि इस पे अगर कोई प्रश्न आए तो इसको मेंस में आराम से कर पाए। तो अगला टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करूंगा अबाउट फेडरलिज्म, ठीक है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। तो ये जो सवाल है ये एपीएससी और यूपीएससी दोनों में आ चुका है। ये सिंपली कह रहा है कि स्मार्ट सिटीज को अगर बनाना है तो स्मार्ट विलेजेस होने होंगे। तो वही बात आपको लिखनी है कि स्मार्ट विलेजेस का क्या मतलब है, कि विलेजेस जो इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्ट सप्लाई कर पाए, क्योंकि सिटी एरिया में जो भी बेसिक चीजें चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब कहाँ से आते हैं, विलेज एरिया से आते हैं। तो इसीलिए फॉर स्मार्ट सिटीज यू नीड टू हैव स्मार्ट विलेजेस। प्लस अगर विलेजेस में स्मार्ट विलेजेस नहीं होंगे, मतलब वहां पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अर्बन एरियाज में माइग्रेट करेंगे और सिटी जो है वो ओवर कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इट विल नो लॉन्गर रिमेन स्मार्ट। तो फॉर स्मार्ट सिटी वी नीड टू हैव स्मार्ट विलेजेस, और इसीलिए स्मार्ट विलेजेस डेवलप करने के लिए सरकार कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आई है। फॉर एग्जांपल पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, रूरल अर्बन मिशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ ₹1,00,000 करोड़, जिसके अंतर्गत रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उसमें 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड ऑल विल बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, तो जिससे रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और जिस कारण से वो यूथ रूरल एरियाज में ही रहेगा, तो इससे अर्बन एरियाज में ओवर कंजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्मार्ट सिटी चैलेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो एक बार जरा फेडरलिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटी में तो वैसे आप पढ़ते ही हैं, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में सवाल आया है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पॉलिटी में आपने जरूर पढ़ा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एंड यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, क्या होता है फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये जो फेडरल सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है, दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंस लेवल पे सरकारें होती हैं, स्टेट लेवल पे सरकारें होती हैं, और जो यूनियन लेवल पे सरकार है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है, उसके बेसिस पे पॉलिटिकल सिस्टम को बोला जाता है एज फेडरल या यूनिटरी। अगर रिलेशन जो है वो ऐसा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग ओवर राइडिंग पावर ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वेयर बोथ द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एज वेल एज द स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे, बोथ द गवर्नमेंट्स डिराइव देयर पावर फंक्शन एंड जुरिडिक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, then such kind of system will be known as federal system. Federal system is a kind of political system where provincial governments are not appendage or subsidiary और junior partner, सरल भाषा में कहें, to the central government. This provincial governments also have well defined independent power functions and jurisdiction separately from the central government. ये होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम भारत में भी फॉलो होता है, हमारे देश के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर फंक्शंस मिलते हैं डायरेक्टली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा यूएस में भी फॉलो होता है, बट यूएस का जो सिस्टम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर क्लोज टू द फेडरल सिस्टम, जबकि भारत वाला जो है उसको कभी कभार कह दिया जाता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। वो हम लोग देखेंगे क्यों, आगे देखेंगे। जबकि यूनिटरी सिस्टम कैसा होता है, वहां पे प्रोविंशियल लेवल पे सरकारें होती तो हैं, लेकिन दोज गवर्नमेंट्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके पावर फंक्शन जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्रोविंशियल लेवल की सरकारें जो है उनके पास अपनी कोई ऑटोनॉमी या फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। यूके के अंदर यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है एज फार एज देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे कई सारे जो फीचर्स हैं, पॉलिटिकल फीचर्स जो हैं, दे रिजेंबल टू द फेडरल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, वी हैव ड्यूअल गवर्नमेंट, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट फॉर अ फेडरल सिस्टम। अगर संविधान क्लियर कट लिखा नहीं होगा तो फिर हाउ द स्टेट्स विल डिराइव देयर पावर फंक्शंस इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के अंदर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, क्योंकि अगर संविधान को बार बार बदलने का अधिकार हो या पावर हो यूनियन पार्लियामेंट के पास, तो अब उस केस में भी स्टेट की जो सरकारें हैं उनके पावर जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन लेवल की जो सरकार है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं होने चाहिए संविधान को बदलने के। संविधान जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अमेंडमेंट के पावर्स के बावजूद भी संविधान के अंदर कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो यूनियन गवर्नमेंट चाह करके भी ना बदल पाए। तो भारत के अंदर इसी डॉक्ट्रिन को कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जबकि वहीं अगर यूके की आप बात करें तो यूके में वहाँ की जो पार्लियामेंट हो वो जब चाहे तब वहाँ की संविधान को जैसे चाहे वैसे बदल सकती है, बिकॉज दे डोंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। So whatever is framed by the union legislature
इन द फॉर्म ऑफ लॉ टेक्स द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वही है उनके लिए संविधान। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, एंड जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। वी हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द यूनियन लेवल, तो लोकसभा है, उसके अलावा राज्यसभा है। राज्यसभा को क्या कहते हैं हम लोग? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली राज्यसभा में ईच एंड एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स रिप्रेजेंटेशन, एंड द पर्पस ऑफ राज्यसभा इज टू एंश्योर कि द स्टेट्स पावर शुड नॉट बी इंक्रोच्ड अवे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेन पर्पस ऑफ राज्यसभा इज टू एंश्योर द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो ये सब चीजें बताती हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसके अंदर फेडरल फीचर्स हैं। But then when we see at other features of Indian polity, for example, there is no right of territorial integrity to states. For example, हमारे देश के अंदर स्टेट्स के बाउंड्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जब चाहे ऑल्टर कर सकती है, उनके नाम को भी बदल सकती है। इसीलिए भारत को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स के बाउंड्रीज बदले जा सकते हैं। तो इस कारण से हमारे देश के अंदर माना जाता है कि स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर है नहीं अपने बाउंड्रीज को या अपने नाम को प्रोटेक्ट करके रखने का। वहीं यूएस की अगर बात की जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहाँ पे स्टेट्स के भी अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑल्टर नहीं कर सकती। इसीलिए यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम को कहा गया है मोर क्लोज टू एन आइडियल फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी का पावर प्रोविजन है। इमरजेंसी के दौरान ऑलरेडी हमने इस पे प्रश्न किया हुआ, इमरजेंसी के दौरान ज्यादातर जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया तो द यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि द पार्लियामेंट एक्ट्स एज द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर विच इज हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नर फिर बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि गवर्नर स्टार्ट्स प्लेइंग पॉलिटिकल रोल। तो वहां पे भी फिर कहीं ना कहीं वो फेडरल फीचर वायलेट होता है, बिकॉज गवर्नर स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन काइंड ऑफ एजेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड भी हमने मेंस में प्रश्न किए हैं यहाँ कंटेंट इनरिचमेंट में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज ए फेडरल सिस्टम बट हैज सो मेनी यूनिटरी बायसेस। अब फेडरलिज्म की अगर बात की जाए तो मेनली उसको तीन तरीके से देखा जा सकता है फेडरलिज्म में, यानी कि रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको कहा गया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के तीन डायमेंशंस में उसको हम लोग देख सकते हैं। भारत के अंदर अलग अलग तरीके से फेडरलिज्म देखा गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म इज वेरी न्यू फिनोमेना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज दैट federalism where different states cooperate with each other and states cooperate with the union government as well। इस तरीके के पॉलिटिकल अरेंजमेंट को कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा एग्जांपल हो सकता है जीएसटी रिफॉर्म्स, जिसमें स्टेट्स ने मिल करके ऐसे रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए। आपको पता है कि जीएसटी के अंदर जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो जीएसटी उस केस में लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जो पैसा होता है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इंपोर्टर स्टेट। तो एक्सपोर्टर स्टेट्स हैव अग्रीड कि ठीक है, सिंस वी आर एक्सपोर्टर ओवरऑल प्रीडोमिनेटली एक्सपोर्टर स्टेट, दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका जैसे स्टेट। तो जो अंडर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं मेनली वही तो हैं इंपोर्टर, उनको पैसा मिलना चाहिए जीएसटी के अंतर्गत ताकि वो लोग अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करा पाए। तो जीएसटी के अंदर जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ा हुआ है क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो जीएसटी के अंदर जो इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंपोर्टर स्टेट को पैसा दिया जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरलिज्म which are states cooperate with each other and states also cooperate with the central government। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक प्रीडोमिनेंट फिनोमिना था टिल 1969। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक
स्टेट लेवल पे भी लगभग हर जगह कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। इसीलिए उस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जाता था कांग्रेस सिस्टम। जब हर जगह एक ही लगभग पार्टी की सरकार होगी तो ऑफ कोर्स देयर विल बी बेटर कोऑपरेशन। प्लानिंग कमीशन जब तक था तब तक भी आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ज्यादा देख सकते थे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन इंश्योर कराता था कि स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करें। बट हाल फिलहाल में देखिए, खासकर 2015 से जब से प्लानिंग कमीशन को धीरे से हटा करके प्लानिंग कमीशन 12th प्लानिंग कमीशन सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 2017, राइट। लेकिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या लाया गया है? नीति आयोग। क्यों लाया गया है नीति आयोग को? क्योंकि सरकार अब चाह रही है कि हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म के दूसरे डायमेंशन को भी प्रमोट किया जाए, जिसको कहा गया है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसमें स्टेट्स के बीच में ही थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन करवाया जाए विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, और जिसके कारण स्टेट्स एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश में गुड गवर्नेंस इंश्योर करा पाए। और यह कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कराने की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है नीति आयोग को। तो प्लानिंग कमीशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता था। प्लानिंग कमीशन क्या करता था? एक एक स्कीम बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, एंड ऑल द स्टेट्स विल इंप्लीमेंट दोज स्कीम्स as per the directions coming from planning commission. So that was a top down approach, straight jacketed formula जो सारे स्टेट्स मानते ही थे, और उस तरीके से they were forced to act in unison और इन कोऑपरेटिव मैनर। लेकिन प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग लाया गया, और नीति आयोग का मुख्य काम होता है स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करवाओ, हेल्दी कंपटीशन। तो नीति आयोग आप देखोगे कि मेनली क्या करता है, अलग अलग रैंकिंग पब्लिश करके दे देता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग दे दिया, तो HDI रैंकिंग आ गया स्टेट वाइज, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आ गया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वहीं स्मार्ट सिटी चैलेंज, जो जिसके अंतर्गत फिर स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी सेलेक्ट किए गए हैं, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राइट। तो मेनली नीति आयोग की जिम्मेदारी है वैसे तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कराने की, बट उसके अलावा जैसे स्मार्ट सिटी चैलेंज इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। या 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, उसमें भी आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देख सकते हैं। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है? अगेन आपने पॉलिटी में पढ़ा है, आर्टिकल 280 एंड आर्टिकल, इसमें क्या कहा गया है कि there will be a finance commission which will be constituted by the president in every 5 year, right। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका फॉर्मूला देगी फाइनेंस कमीशन। और इस फॉर्मूले को कहा जाएगा वर्टिकल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की मदद से सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर स्टेट्स के बीच में वो सारा पैसा किस रेशियो में डिवाइड होगा, किस स्टेट को कितना मिलेगा, उसका फॉर्मूला भी फाइनेंस कमीशन देगी, जिसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलेस देती है फाइनेंस कमीशन, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो भारत सरकार के लिए रिकमेंडेशन के फॉर्मेट में होते हैं। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इन जनरल सरकार उनके रिकमेंडेशंस मान ही लेती है। अब जरा देखो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सेंटर का जो भी टैक्स कलेक्शन है उसका 41% पैसा स्टेट्स को जाना चाहिए और 59% सेंटर के पास होना चाहिए। उस 59 में से 1% सीधा सीधा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है उसके लिए दिया जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। 41 तो स्टेट्स को गया और एक्स्ट्रा 1% जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए जाएगा, ठीक है। और ये जो पैसा, ये तो हो गया वर्टिकल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला 41%। अब हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर फॉर्मूला देखा जाए 15th फाइनेंस कमीशन का, तो वो कहता है कि फॉरेस्ट एरिया के बेसिस पे, तो फॉरेस्ट एरिया का वेटेज है, आप देखो 10%, ओवरऑल एरिया का वेटेज है 15%,
पॉपुलेशन का वेटेज है 15%, इनकम डिस्टेंस का वेटेज है 45%। इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि जो टॉप मोस्ट रिच स्टेट है जीएसडीपी पर कैपिटा में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में टॉप मोस्ट रिच स्टेट है जीएसडीपी पर कैपिटा में, वो जो अभी हरियाणा है। जो 15th फाइनेंस कमीशन ने हरियाणा को पकड़ा, क्योंकि सबसे ऊपर गोवा था लेकिन गोवा स्मॉल स्टेट, तो फिर ले लिया गया हरियाणा को, लार्ज स्टेट हरियाणा है। हरियाणा को बेसिस बना करके फिर उससे जो स्टेट जितना नीचे है इन टर्म्स ऑफ जीएसडीपी पर कैपिटा, उसका माना गया कि उतना ज़्यादा इनकम डिस्टेंस है, यानी कि उतना ज़्यादा वो पुअर है, और इनकम डिस्टेंस को वेटेज दिया गया 45%। फिर 12.5% वेटेज दिया गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब हेल्थ एजुकेशन पे कितना स्टेट काम कर रहा है। एंड 2.5% वेटेज दिया गया टैक्स एफर्ट्स को, कि टैक्स कलेक्शन के लिए कितना वो स्टेट काम अच्छे से कर रहा है, क्योंकि जीएसटी जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कलेक्ट करते हैं। तो आप अगर देखो तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट्स, ये जो दो फीचर हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन में हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के अंतर्गत आते हैं, दीज आर गुड एग्जांपल्स टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। आपस में कंपटीशन, अगर अच्छा परफॉर्म करोगे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंसेस पे, हेल्थ एजुकेशन पे, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। सो इस तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो पहले हमने समझा फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम के बीच का अंतर, फिर हमने देखा कि भारत का जो सिस्टम है उसको कहा जाता है फेडरल फीचर विथ यूनिटरी बायस। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां स्टेट्स और यूनियन आपस में कोऑपरेट करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जहां पे स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन प्रमोट कराया जाता है, जो मेनली जिम्मेदारी है नीति आयोग की। एक नया फिनोमिना भी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं हम लोग कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म इज अ फेडरलिज्म वेयर different states are in conflict with each other, or the state and the center is in conflict with each other on several issues. तो confrontational relation between several states and center, ये जो फिनोमेना हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है, इसी को कहा जा रहा है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जीएसटी कंपनसेशन इशू। जीएसटी कंपनसेशन इशू क्या है कि भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था जीएसटी के अंतर्गत कि अगर किसी भी स्टेट को जीएसटी इंप्लीमेंट करने के कारण अगर उसके टैक्स रेम्यूनरेशन में, टैक्स अर्निंग में अगर उसको लॉस होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। अभी जीएसटी कंपनसेशन जो था वो कोविड के दौरान जीएसटी कंपनसेशन डिनाई कर दिया भारत सरकार ने स्टेट्स को। उन्होंने, भारत सरकार ने कहा कि ये जो कोविड के दौरान लॉसेज हुए हैं जीएसटी अर्निंग में, दैट हैज नॉट बीन बिकॉज ऑफ जीएसटी बट इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। सो जीएसटी कंपनसेशन इशू इज ए गुड एग्जांपल ऑफ कन्फ्रंटेशनल या कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। मैंने प्रीलिम्स के दौरान कराया था जीएसटी कंपनसेशन इशू, आई जस्ट होप यू रिमेंबर दैट, राइट। जीएसटी क्या होता है, तो भारत सरकार ने क्या कहा था कि जीएसटी लाने के बाद अगर किसी भी स्टेट को इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमाई में नुकसान होता है तो उसको उसको कंपनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड कि एवरी स्टेट विल विटनेस 14% राइज इन जी अर्निंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, एंड इफ इट इज नॉट एबल टू देन कंपनसेशन विल बी देयर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन पैंडेमिक के दौरान कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। दैट हैड लेड टू, भारत सरकार ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। दैट हैड लेड टू अ कन्फ्रंटेशनल रिलेशंस बिटवीन सम ऑफ द स्टेट्स विच वर नॉन बीजेपी स्टेट्स, आप कह सकते हैं। वैसे बीजेपी नाम लिखने से बचना एग्जाम में, जैसे महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। उसके अलावा विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई। सीबीआई का कैसा है, सीबीआई के ऊपर हाल फिलहाल में बार बार एलिगेशंस लग रहे हैं कि सीबीआई इज एक्टिंग आज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज ए केज्ड पैरट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो सीबीआई का सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत सीबीआई को पावर्स मिले हैं, उसका सेक्शन 6 कहता है कि सीबीआई को अगर किसी भी स्टेट में कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट से पहले कंसेंट लेना होगा। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने हाल फिलहाल में कंसेंट वापस छीन लिया है सीबीआई से। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल एंड मिजोरम, because these states feel कि CBI is being misused by the central government. So this withdrawal of general consent from CBI is also an example of combative federalism.
दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में काफी सारे कन्फ्रंटेशन हुए हैं, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल इन लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली। तो ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म का। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूनिलैटरल रिवोकेशन किया गया, यूनिलैटरल ही कहा जाएगा, मैंने संडे को उस पर वीडियो भी बनाया गया था, क्योंकि स्टेट को तो कंसल्ट किया नहीं गया। क्या बोला गया था आर्टिकल 370 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर कैन रिवोक 370। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थी नहीं, तो उसके पावर बोले गए कि शुड बी enjoyed बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंस लेजिस्लेटिव असेंबली इज आल्सो नॉट देयर बिकॉज प्रेसिडेंट रूल हैज बीन अप्लाइड and legislative assembly has been dissolved, so the power ultimately went to the parliament और parliament ने रिवोक कर दिया आर्टिकल 370 को। so that is also considered as an example of combative federalism। तो ये सब एग्जाम्पल है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के। तो तीन तरीके के फेडरलिज्म मैंने आपको कराए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। ये तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से है। इकोनॉमी की जब क्लासेस में कराऊंगा तो मैं एक और फेडरलिज्म कराऊंगा, फिस्कल फेडरलिज्म, वेयर फ्रीडम, फिस्कल फ्रीडम विल बी गिवन टू द स्टेट्स मोर एंड मोर। तो फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में हम लोग इकोनॉमी की क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए, इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाउ फार कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्बैटिव फेडरलिज्म हैज शेप्ड इंडियन फेडरेशन। तो जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हिंट्स भी मैंने दिया हुआ है, बट ये वाला आप अगर याद कर लो कंक्लूजन तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है कि इन एसआर बोमाई केस 1994 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मग इट अप। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सा संविधान का हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंट कई सारे जजमेंट्स के थ्रू एक्सपैंड किया है द डोमेन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो एसआर बोमाई केस में ही कहा कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेत्रा प्रोजेक्ट इन असम, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। नेत्रा प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस डेब्री या स्पेस जंक। तो देखिए, हम लोग इतने सारे सैटेलाइट्स भेजते हैं स्पेस में, इतने सारे रॉकेट्स भेजते हैं स्पेस में, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो ये सब डिफंक्ट होते हैं, बेकार हो जाते हैं आफ्टर सर्विस ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स। तो ये सब जो डिफंक्ट स्पेस के अंदर जो मटेरियल्स हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस। दिस इंक्लूड डिफरेंट सैटेलाइट्स, पेलोड्स, रॉकेट्स, देयर कंपोनेंट्स, सैटेलाइट एक्सप्लोजन्स एंड ऑल। होगा क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा मानना है साइंटिस्ट्स का कि स्पेस डेब्रिस इतना बढ़ जाएगा, स्पेस डेब्रिस इतना बढ़ जाएगा कि नए सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम कुछ भी नया सैटेलाइट भेजेंगे, उसमें कोई स्पेस डेब्रिस घुस करके उसको खराब कर देगा। सो in future such problems may arise. Space debris may destroy the spacecraft and rockets sent in the space, and this will overall increase the cost of a space mission. इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर विच सेज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेस के अंदर इतना जंक हो जाएगा कि सारे सैटेलाइट्स आपस में कोलाइड करने लगेंगे, पूरा सैटेलाइट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा समडे। सो इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर असेसमेंट विच सेज, केसलर सिंड्रोम सेज कि देयर विल बी सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस जंक इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ दैट इट विल लीड टू कोलिजन of all the spacecraft and will lead to complete destruction. तो स्टेज 1, too many objects in lower earth orbit increases collision risk, ये होगा स्टेज 1। स्टेज 2, a single collision would lead to domino effect, एक कोलिजन होगा और उसके बाद शुरू होगा लगातार एक्सप्लोजन, एंड दिस एक्सप्लोजन वुड क्रिएट इवन मोर डेब्रिस एंड दैट कुड डिस्ट्रॉय ऑल द सैटेलाइट्स। ये है केसलर सिंड्रोम। अभी देखिए, आपने स्पेस डेब्री के बारे में समझ लिया, केसलर सिंड्रोम उससे रिलेटेड मैंने बता दिया। अब समझिए अबाउट प्रोजेक्ट नेत्रा। देखिए, इसरो जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, वो एक तरीके का रडार लेकर के आ रही है, स्पेस ट्रैकिंग रडार, जिसकी मदद से हम लोग स्पेस को लगातार ट्रैक करेंगे टिल द हाइट ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर।
और उससे क्या होगा कि भविष्य में जो भी कोई सैटेलाइट भेजा जाएगा तो उसको हम लोग नेत्रा, जो प्रोजेक्ट नेत्रा, उसकी मदद से उस सैटेलाइट को ट्रैक करेंगे और इंश्योर कराएंगे कि कोई स्पेस जंक या स्पेस डेबरी हमारे सैटेलाइट के रास्ते में ना आ जाए। तो प्रोजेक्ट नेत्रा एक तरीके का स्पेस जंक रडार है जो स्पेस जंक को रियल टाइम में देखता रहेगा, उस पर सर्विलेंस करेगा और इसका फायदा ये होगा कि हमारे कोई भी सैटेलाइट के आसपास कोई स्पेस जंक ना आए, वो चीज हम लगातार देखते रहेंगे। और अगर कोई स्पेस जंक आ रहा है तो उसके लिए कोई हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे ताकि वो हमारा सैटेलाइट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो प्रोजेक्ट नेत्रा इन वन वर्ड इज a space junk radar visualizing the space till the height of 1500 kilometer with the objective of preventing any collision of our satellite, Indian satellite, with any space junk. अब ये जो प्रोजेक्ट नेत्रा लाया जा रहा है, इट इज बीइंग ब्रॉट एट चंद्रपुर नियर गुवाहाटी। तो हमारे यहाँ चंद्रपुर में एक डिफंक्ट थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे असम सरकार ने लगभग 200 बीघा जमीन अलॉट किया है इसरो को, ताकि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेत्रा को स्टैब्लिश किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।